हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 41 सब दिखावा है। 2 दिन बाद श्री और भाग्य का रिसेप्शन पार्टी थी। भाग्य के घर में वेडिंग प्लानर वालों ने काम शुरू कर दिया था। भाग्य जयदेव कोई छोटा मोटा नाम नहीं था और अभी उसकी शादी की खबर बाहर भी नहीं आई थी। भाग्य पूरी दुनिया के सामने श्री को अपना बताना चाहता है, इसीलिए उसने मीडिया को भी इनवाइट किया था। इस पार्टी में भाग्य के दोस्त से लेकर कॉम्पिटिटर सबको इनविटेशन गया था। श्री के लिए बेस्ट फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था। वही जूही के मामा जी के घर में पिछले 1 महीने में ये तीसरी कामवाली बाई थी जो काम छोड़ कर गई थी। जूही की मम्मी पागल हो गई है क्या? ऐसे कौन काम छोड़कर चला जाता है बीच में? मैं कह रही हूँ मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली, तू बीच में काम छोड़कर जा रही है। कामवाली पाउटिंग, अरे रखो अपने पैसे, नहीं चाहिए। इंसान हूँ पर तुम तो गधों की तरह काम करवाते हो। लो बोलो भला ये भी कोई बात हुई? खुद तो भैंस जैसे शरीर लेकर पसर कर बैठी रहती है और मुझ पर हुक्म चलाती है। जूही की मम्मी, तुझे पैसे इसी बात के मिलते हैं? पाउटिंग, कामवाली, पैसे मुझे घर काम करने की मिलते थे, तुम्हारी गुलामी करने की नहीं। अब पता चला तुम कैसे श्री बिटिया को कैसे दिन रात टॉर्चर किया करती थी। जूही की मम्मी, जबान बंद कर अपनी और दफा हो जा यहाँ से, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। पाउटिंग, कामवाली, अरे जा, इंसान पैसों से नहीं अपनी नीयत से बड़ा होता है और एक गरीब का पैसा मारकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और नहीं चाहिए तेरे पैसे, रखो से अपने पेट के अंदर दबाकर पाउटिंग पाउटिंग। जब मरेगी ना तो पैसा अपने साथ ऊपर ले जाना। ऐसा बोलकर वह कामवाली धन धनाते हुए चली जाती है। जूही की मम्मी गुस्से में पैर पटक के अपने कमरे में जाती है और पलंग पर धड़ाम से बैठते हुए गुस्से में उबलती है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे श्री और भाग्य के इनविटेशन बॉक्स पर जाती है। उसको देखकर कुमुद मामी चीरते हुए कहती है, करम जली, शादी करके भी हमें चैन से जीने नहीं देगी। मनहूस साया की तरह अभी यही है और पता नहीं क्या देखा है उस भाग्य ने इस मनहूस में। पूरी दुनिया में शादी करने के लिए इसे यही मिली थी। पता नहीं इस लड़की की किस्मत ज्यादा खराब है या मेरी किस्मत। आपकी किस्मत ज्यादा खराब है। यह आवाज दरवाजे की तरफ से आती है। जब कुमुद मामी देखती है तो सामने जूही होती है। कुमुद मामी खुश हो जाती है और भागकर अपनी बेटी के गले लगती है। जूही भी अपनी माँ के गले लगती है। कुमुद मामी मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तू कब आए और दामाद जी कहाँ है? जूही एक गहरी सांस छोड़ दी है और कहती है, नीचे पापा के साथ बैठे हैं। कुमुद मामी, आजा बैठ। जूही जाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुमुद मामी जूही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हाय हाय कितनी कमजोर हो गई है मेरी बेटी, क्या ससुराल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते क्या? कैसे कंजूस लोग हैं, मेरी लड़की को सुखाकर काटा कर दिया। जूही ने खींचते हुए कहा, मम्मी प्लीज यह मेलोड्रामा मत करो अब, वैसे ही ससुराल वालों ने जीना हराम करके रखा हुआ है, ऊपर से आप इतना ड्रामा कर रही है। कुमुद मामी जूही के बगल में बैठते हुए, हाय हाय क्या कर दिया उन लोगों ने ऐसा? अगर उन लोगों ने तुझे बातें सुनाई है ना तो मैं तो अभी कह रही हूँ घर से अलग हो जा। विवेक एकलौता है, उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी है, अकेली रहेगी तो राज करेगी। जूही ने चढ़ते हुए कहा, मम्मी सबसे पहले तो आप ये टीवी सीरियल वाली सास होना बंद कीजिए और मेरे ससुराल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे जिसकी वजह से मुझे अपने घर से अलग होना पड़े। प्रॉब्लम तो वह मेरी ननंद है जो मेरे सीने पर मूंग दल रही है। कुमुद मामी, विनीता। जूही एंग्री, हाँ वही चुड़ैल। कुमुद मामी, अरे वह तो कितनी प्यारी बच्ची है, उसने तो तेरी और विवेक की शादी में मदद की है। जूही चढ़ते हुए, मम्मी वह आपकी प्यारी सी बच्ची ना मेरे सीने पर आकर बैठ गई है, वो लड़की अपने पति का घर छोड़कर मायके आकर बैठ गई है। एंग्री, कुमुद मामी, फ्लश्ड। विनीता अपने पति का घर छोड़कर मायके आ गई, लेकिन क्यों? जूही एंग्री,
वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने उसे परमानेंट फिट कर लिया है घर में। कुमुद मामी एंग्री, तेरी सास पागल है क्या? घर क्यों बैठा लिया उस लड़की को? अब उस लड़की का सारा काम भी तुझसे करवाएगी, मेरी फूल सी बच्ची। ऐसा कहते हुए कुमुद मामी जूही के सर पर हाथ फेर रही थी। जूही ने कुमुद मामी का हाथ झटकते हुए कहा, मम्मी मेरे बाल मत खराब करो। और जहां तक बात रही काम करने की, तो काम तो कभी मैंने अपने घर पर नहीं किया, फिर वहां क्या ही करूंगी। स्मर्क, ये सब छोड़ो और ये बताओ परसों का क्या प्लान है? कुमुद मामी परेशान होते, कैसा प्लेन? जूही, श्री के रिसेप्शन पार्टी का। आप जाएंगी ना? क्योंकि पापा तो जा रहे हैं अपनी लाडली से मिलने। कुमुद मामी गुस्से में दोनों हाथ बांधते हुए कहती, हाँ वह क्यों नहीं जाएंगे? उनकी तो चाहती थी वह करमजली, पर मैं क्यों जाऊं वहां पर? शादी हो गई है, मरे अपनी दुनिया में। जूही अपना सर पीट लेती है और अपनी माँ से कहती है, आपने ये बाल सच में धूप में ही सफेद किए हैं। इतना अच्छा मौका मिला है और आप उसे हाथ से जाने दे रही हैं। कुमुद मामी, तू कहना क्या चाहती है? जूही, मैं ये कह रही हूँ कि आपने साइज देखा है इनविटेशन कार्ड का जो श्री के घर से आया है? कुमुद मामी मुंह बनाते, हाँ देखा, इतना महंगा कार्ड, सब दिखावा है। स्मर्क, जूही, अरे मम्मी जब सोचो, जिस लड़की के घर से सिर्फ इनविटेशन कार्ड इतना महंगा आया है उसका घर कैसा होगा और उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जिस लड़की को हमने सारी जिंदगी अपने घर में नौकरों से बदतर जिंदगी जी, अचानक से किसी महल की महारानी बनकर बैठी है। जैसी जिंदगी मुझे चाहिए थी वैसी जिंदगी उस श्री को मिली है। कुमुद मामी जूही के कहे शब्दों पर विचार करने लगी। सच में उसने अपने हाथ से बहुत बड़ा हीरा खो दिया। अब ये देखना तो बनता था कि श्री की किस्मत उसे क्या दिखाती है। एपिसोड 42 भाग्य हुआ श्री से नाराज। सुबह का वक्त, भाग्य का घर। भाग्य सो रहा था और श्री अभी अभी पूजा घर से आई थी। भाग्य के घर में कोई मंदिर नहीं था, पर श्री ने यशोदा आंटी के साथ मिलकर वहां पर मंदिर बनवाया था और वहां पर अपने दोस्त, अपने सखा, अपने मित्र कृष्ण की मूर्ति बिठाई थी। श्री अपना हर सुख दुख अपने ठाकुर जी के साथ शेयर करती थी, पर बहुत दिनों से उसका मन उदास हो रहा था। बहुत दिन हो गए थे मामा जी से बात नहीं हुई थी। पेंसिव फेस। श्री जब वापस हॉल में आती है तब देखती है कि अभी भी भाग्य के ऑफिस जाने में बहुत समय है। अपना फोन लेती है और मामा जी को फोन करती है। 2 रिंग के बाद फोन उठता है, लेकिन सामने से श्री की मामी फोन उठाती है। मामी, हाँ बोल, क्या हुआ, क्यों फोन कर रही है? श्री मामी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सुबह सुबह उनकी जली कटी नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने मामा जी का हाल चाल तो जानना चाहा। श्री, नमस्ते मामी। मामा जी कहाँ है? मामी, वो गए हैं तुम लोगों की पार्टी के लिए गिफ्ट खरीदने। तुझे तो वहां जाकर भी चैन नहीं है, वहां पर भी हम पर बोझ बनी हुई है। तुम दोनों को गिफ्ट देने के लिए बैंक कितना बड़ा अमाउंट निकलवाया है उन्होंने। श्री हैरानी से कहती है, क्या? लेकिन मामी मैंने तो मामा जी से कुछ नहीं कहा लाने के लिए। आप दोनों का आशीर्वाद ही काफी है हमारे लिए। मामी, ये तो हमारे घर इतना बड़ा इनविटेशन बॉक्स भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अरे तेरी शादी बड़े घर में हुई है, पर हम तो वही मिडिल क्लास लोग हैं ना। जब शादी में सिर्फ इनविटेशन इतना महंगा आएगा तो जरा सोचो लोग कितने बड़े बड़े आएंगे। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में और तुम्हारे मामा जी एक मिठाई का डब्बा लेकर पहुंच जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? इसलिए अपनी हैसियत से बड़े ख्वाब देख रहे हैं तुम्हारे मामा जी। श्री, मामी आप मामा जी को रोकिए, उनसे कहिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है और यहाँ किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। आप लोग तो परिवार हैं। मामी, चल झूठी पाउटिंग, अगर हम सच में तेरा परिवार होते ना, तू यहाँ भिखारियों की जिंदगी नहीं जी रहे होते। और तू भी तो शादी के बाद कितना बदल गई है, पर बदलेगी भी क्यों नहीं? इतने बड़े घर में शादी हुई है, इतना अमीर पति मिला है तुझे, तुझ पर तो वह पैसा पानी की तरह आता होगा। पर मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तेरा पति करोड़पति है, मेरा पति नहीं।
अगर पैसे के मामले में तेरे वहां हमारी बेइज्जती हुई तो समझ लेना सारी जिंदगी अपने मामा जी का मुंह मत देखना। श्री, मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब इसमें मेरी गलती कहाँ है? शादी तो आप ही लोगों के सामने हुई है ना? मामी एक सार्कास्टिक सी मुस्कान के साथ कहती। वही ना, जब शादी हुई थी तब तुझे होश कहा था, पर देखो होश में आते ही और पैसों की चमक देखते ही तेरी भी आंखों में चमक आ गई। वरना बिना मन के शादी के तू उसके साथ रह कैसी रही है? कहीं चली क्यों नहीं गई? अरे अब जाएगी क्यों? इतने पैसे वाला आदमी छोड़कर कोई बेवकूफी जाएगा? और वह भी कैसा इंसान है? यूं ही खड़े खड़े किसी लड़की से शादी कर ली, पर ऐसा तो हो नहीं सकता उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की ना हो। चलो एक पल के लिए मान लिया कि सच में उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी, तो भी तू जैसी लड़की से ही क्यों शादी करेगा? शादी करनी होती तो अपने लेवल की किसी लड़की से करता। या तो तेरी कोई कमी उसके हाथ लग गई होगी या उसमें ही कोई कमी होगी। श्री की लगभग आंख भर आई थी। मामी आपको मुझे जो कहना है आप कह दीजिए, पर प्लीज आप इन्हीं कुछ मत कहिए। मामी, लो अब खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल रहा है। चलो छोड़ो, तेरा पति तेरा ससुराल तू जाने। तेरे मामा जी आएंगे तो कह दूंगी तेरा फोन आया था। ये कहकर मामी ने फोन रख दिया, लेकिन श्री की आंखें अभी भी लगभग भरी हुई थी। श्री अपने ही किसी सोच में घूम थी। भाग्य नीचे आता है और आवाज देते हुए, श्री नाश्ता लगा दो यार, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वह देखता है श्री सोफे के बगल में खड़ी है, पर उसके आवाज पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भाग्य श्री के पास जाता है। उसकी आंखों में नमी देखकर भाग्य हैरान हो जाता है। वह श्री का हाथ पकड़ते हुए सोफे पर बैठाता है और कहता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? श्री भाग्य को देखती है और कहती है, सच बताएगा आपने मुझसे शादी क्यों की? भाग्य हैरानी से श्री को देखता है और कहता है, बताया तो था, पसंद करता हूँ तुम्हें। श्री, एक मुलाकात में कोई किसी को पसंद नहीं करता। आपको मेरी कसम सच बताएगा, क्या आपने मुझे लाचार समझकर मुझसे शादी की, या मुझ में कोई कमी है? भाग्य को श्री की गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर यह बातें उसके दिमाग खराब कर रही थी। वो थोड़ा गुस्से में भड़कते हुए श्री पर कहता है, क्या बकवास कर रही हो? किसने डाली तुम्हारे दिमाग में यह फिजूल की बातें? तुमसे किसी लाचारी में शादी नहीं की, और ना ही मुझे तुम्हारी किसी कमी से कोई फर्क पड़ता है। मेरे लिए बस यह जरूरी है कि तुम मेरे साथ हो, इसके अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है। एंग्री श्री, तो यूं ही एक पल में तो आप मुझसे शादी का फैसला नहीं लेंगे ना? भाग्य से फिर से खड़ा होता है और श्री पर गुस्सा करते हुए कहता है, सुबह सुबह कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? एंग्री, यह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? श्री भी आंखों में आंसू लिए उठती है और कहती है, पागल ही तो हो गई थी, तभी तो बिना सोचे समझे बिना पूरी बात जाने आपके साथ हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ गई। ये भी नहीं जानने की कोशिश की क्यों आप जैसा बड़ा आदमी मुझे ऐसी मामूली सी लड़की से शादी करेगा। श्री की बातों से भाग्य सच में फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में श्री से, दिमाग खराब हो गया था मेरा इसलिए तुमसे शादी की, बस खुश और कुछ जानना है? एंग्री पाउटिंग एंग्री। भाग्य बिना आगे कोई बहस किए अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। श्री भाग्य को बस जाते हुए ही देख रही थी। तभी पीछे से यशोदा आंटी डाइनिंग टेबल पर जूस का गिलास रखते हुए कहती है, श्री भाग्य बिना नाश्ता किए चला गया। यशोदा आंटी की बात पर श्री का ध्यान गया और अब उसने सोचा कि उसकी एक बेवकूफ हरकत की वजह से आज भाग्य बिना कुछ खाए ही ऑफिस चला गया है। एपिसोड 43 भाग्य का अतीत। भाग्य श्री की बातों से दुखी होकर बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला गया था, और यह बात श्री को बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि भाग्य गुस्से में है और वह दिन में भी कुछ नहीं खाएगा। भाग्य जब श्री से बहस कर रहा था तब राहुल ऊपर से सब देख रहा था। उसके इस तरीके से चले जाने पर राहुल को भी थोड़ी हैरानी हुई। श्री हॉल में उदास खड़ी थी। तभी राहुल उसके पास आता है और कहता है, भाभी। अपनी आंखों में आंसू लिए श्री राहुल को देखती है और कहती है,
ये बिन कुछ खाए चले गए। राहुल, वजह आपने ही दी है। श्री, मैं तो बस पूछ रही थी। राहुल एक फीकी सी मुस्कान देता है और कहता है, आइए मेरे साथ, कुछ दिखाता हूँ। राहुल आगे चला जाता है। श्री कुछ सोचती है और फिर राहुल के पीछे जाती। ये मेंशन इतना बड़ा था, श्री ने आज तक पूरा मेंशन देखा भी नहीं था। राहुल श्री को मेंशन के सबसे पीछे वाले हिस्से में लेकर जाता है। वहां एक बंद दरवाजा था जिस पर ताला लगा था। राहुल दरवाजे के साथ की दीवार से एक पेंटिंग के पीछे से चाबी निकालता है और वह दरवाजा खोलता है। ये देखकर श्री थोड़ी हैरान हो जाती है, पर जब राहुल अंदर चला जाता है तो श्री भी उसके पीछे अंदर जाती है। दिखने में स्टोर रूम जैसा था, पर ये तो स्टोर रूम भी नहीं था। वहां पर बस कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी और घर का कुछ पुराना सामान जो अब इस्तेमाल में नहीं आता था। राहुल वहां रखी एक अलमारी से कोई बैग निकालता है और उसे टेबल पर रखकर खोलता है। श्री हैरानी से राहुल को देखती है और फिर उसकी नजर उस बैग पर जाती है तो उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। श्री राहुल से कहती है, भैया ये क्या है? राहुल, भाग्य का अतीत। ये सुनकर श्री चौंक जाती है। राहुल उसमें से एक सर्टिफिकेट निकालता है और श्री को दिखाते हुए कहता है, यह उस अनाथ आश्रम का सर्टिफिकेट है जहां मैं और भाग्य बचपन में रहा करते थे। फिर राहुल उसमें से एक यूनिफॉर्म टाइप की शर्ट निकालता है और उसे श्री को दिखाते हुए कहता है, और यह उस अनाथ आश्रम की यूनिफॉर्म है। श्री हैरानी से उन सब चीजों को देख रही थी। राहुल उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालता है और वह श्री को दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरी और भाग्य की तस्वीर जब हम दोनों अनाथ आश्रम में रहा करते थे। श्री वह फोटो फ्रेम हाथ में लेती है तो उसमें देखती है तो 10 से 11 साल के दो बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डाले स्माइल करते हुए थे। श्री इस तस्वीर में भाग्य को आसानी से पहचान पा रही थी, क्योंकि भले ही इस तस्वीर में भाग्य छोटा 10 साल का बच्चा था, पर फिर भी उसका फेस कट जैसा पहले था वैसा अभी है। भाग्य के बचपन की तस्वीर देखकर अचानक ही श्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। श्री को मुस्कुराता देख राहुल के कहता है, फिर उसके बाद मेरी फैमिली आ गई और उन लोगों ने मुझे गोद ले लिया। मेरे अनाथ आश्रम छोड़ने के बाद भाग्य बिल्कुल अकेला हो गया था। वैसे तो अनाथ आश्रम का नियम था कि कोई भी बच्चा वहां पर 18 साल से ज्यादा नहीं रह सकता था। उन बच्चों को कोई छोटी मोटी नौकरी देकर अनाथ आश्रम वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी करते थे। भाग्य में काबिलियत थी कुछ बनने की, इसलिए उसने 13 साल की उम्र में अनाथ आश्रम छोड़ दिया और एक घड़ी की दुकान में काम करने लगा। शुरुआती दिनों में तो उसने दुकान की साफ सफाई करना, कोई कस्टमर आए तो उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करना और दुकान की देखरेख करना है उसका काम था। और इस काम के उसे 50 रुपए दिन के मिलते थे। उसके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए। वो उसी दुकान के बाहर सोया करता था, बोरे पर। ठंडी गर्मी बरसात, घड़ी की दुकान के बाहर सीढ़ियों पर ही सोया करता था। जिस सड़क पर घड़ी की दुकान थी उसी सड़क पर एक सरकारी स्कूल भी था। भाग्य ने अपनी पढ़ाई वहीं से की थी। भाग्य कई दिनों तक एक टाइम का खाना नहीं खाता था ताकि पैसे बच सके और वह अपनी किताब ले सके। उसकी इतनी मेहनत, कुछ कर गुजरने का इतना जुनून देखकर शायद भगवान को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उस घड़ी के मालिक ने गलती से पैसे का बैग दुकान भी छोड़ दिया था और उन्हें डर था कहीं वह बैग चोरी ना हो जाए, इसीलिए आधी रात को वह उस बैग को लेने वापस दुकान आए। आकर देखा तो भाग्य बाहर सीढ़ियों पर सो रहा है। जब दुकान के मालिक ने उससे इसकी वजह भाग्य ने कहा कि वह दुकान की रखवाली कर रहा है ताकि कोई चोर अंदर से पैसे ना ले। दुकान के मालिक को भाग्य जज्बा पसंद आया और उन्होंने भाग्य के हाथ में दुकान की चाबी दे दी, ये कहकर कि आज से इस दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अब से तुम दुकान के बाहर नहीं बल्कि अंदर रहोगे। दुकान के मालिक ने भाग्य को घड़ियों की बारीकी से रूबरू करवाया। भाग्य ये काम इतनी मेहनत से सीखा कि समय बनाते बनाते कब वह उस समय के साथ बह गया उसे खुद पता नहीं चला। घड़ियों के डिजाइन उसका पैशन बन गए हैं और वह कहावत है, ना किसी चीज को लगन से करो तो सफलता जरूर मिलती है। बस यही भाग्य के साथ भी हुआ।
उस दुकान के मालिक के बेटे बहुत ही लालची थी और वह घड़ी की दुकान उस मालिक की जिंदगी भर की कमाई थी, जो वह अपने लालची बेटों को नहीं देना चाहता था। इसलिए अपने आखिरी समय में मालिक ने ये दुकान भाग्य के नाम कर दी। भाग्य ने भी उस छोटी सी दुकान से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और मात्र 7 साल में छोटी सी दुकान ब्रांडेड वॉच कंपनी बन गई। भाग्य ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। भाग्य रातों रात रईस आदमी नहीं बना। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए रातों की नींद हराम की है। जो इंसान दुनिया को समय बेचता है, उसके पास खुद के लिए समय नहीं था। फिर उसकी जिंदगी में आप आई। राहुल ने श्री की तरफ देखा तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने लंबे सफर के बाद भाग्य थक गया था। उसे सुकून से सोना था और वह सुकून उसे आप में नजर आया। जिस इंसान ने कभी खुद सड़कों की धूल खाई है, वो इंसान को परखने में कभी धोखा नहीं खाता। आप वो पहली इंसान है जिसने भाग्य की जिंदगी में भाग्य जयदेव को नहीं, सिर्फ भाग्य को देखा है। इसलिए भाग्य को आपसे प्यार हुआ है। इसलिए आप उसकी जिंदगी में वह इंसान है जिससे वह खोने से डरता है। राहुल उस बैग को बंद करता है और फिर श्री को देखकर कहता है, शायद अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों भाग्य ने आपसे शादी की। श्री की आंखों में इस समय आंसू थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि भाग्य का अतीत ऐसा होगा। श्री को अब अपने किए पर अफसोस हो रहा था। अफसोस हो रहा था ये जानकर कि क्यों उसने भाग्य से ऐसा फालतू सवाल किया था। जिस इंसान ने खुद इतनी तकलीफ सही है, वह दूसरे इंसान की तकलीफ को कैसे नहीं समझता। इसलिए शादी के मंडप में भाग्य ने श्री को खुद से जुड़ा हुआ पाया था। एपिसोड 44। श्री भाग्य के ऑफिस में श्री को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। भाग्य ने अपनी जिंदगी में बहुत ही तकलीफें देखी थी, इसलिए श्री की तकलीफ उसे खुद के जैसी महसूस हुई थी। भाग्य ने श्री के दर्द को समझा, इसलिए हमसफर बनने से पहले वह उसका हमदर्द बना। श्री अपने आंसुओं को साफ करती हुई रसोई में आए जहां यशोदा आंटी मौजूद थे। श्री ने जल्दी से फ्रिज से खाना निकालते हुए कहा, आंटी जल्दी से टिफिन पैक कीजिए। यशोदा आंटी चौंक कर पूछा, टिफिन का क्या करोगी? श्री जल्दी से सब्जी गर्म करते हुए कहती है, ये कैसा सवाल है आंटी? भाग्य जी बिना कुछ खाए ऑफिस गए हैं। आपको लगता है मैं उन्हें भूखा रहने दूंगी? मैं उनके लिए दोपहर का खाना ले जा रही हूँ। जब तक वो खाना खा नहीं लेते ना, मैं वापस नहीं आऊंगी, और चाहे इसके लिए मुझे उनके ऑफिस के बाहर धरना ही क्यों ना देना पड़े। श्री की बात पर यशोदा आंटी मुस्कुरा दी और उन्होंने जल्दी से टिफिन पैक किया। राहुल खुश था कि आखिर श्री को बात समझ में आ गई। श्री को ऑफिस ले जाने के लिए रेडी था, लेकिन तभी उसके फोन पर विनीता का मैसेज आया। विनीता ने लिखा था कि उससे मिलना है राहुल से। राहुल इस मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने ड्राइवर को श्री को ऑफिस ले जाने के लिए बोला और श्री को सॉरी बोलकर विनीता से मिलने चला गया। श्री ड्राइवर के साथ भाग्य की ऑफिस के लिए निकल जाती है। भाग्य के ऑफिस में एंट्रेंस पर काफी चहल पहल थी। रिसेप्शनिस्ट एक साथ कई काम हैंडल कर रही थी, इसलिए श्री सीधे लिफ्ट से प्राइवेट फ्लो की तरफ चली गई और किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। भाग्य के फ्लो पर पहुंचकर श्री ने वहां मौजूद एक लड़के से कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, भाग्य का केबिन कौन सा है? तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, तुम कौन हो और हमारी बॉस को नाम लेकर क्यों बुला रही हो? श्री ने पलटकर देखा तो एक लड़की एक नी लेंथ ड्रेस पर आधा किलो मेकअप लगाकर एटीट्यूड से श्री से बात कर रही थी। श्री उसके सामने बहुत ही सिंपल नजर आ रही थी, पर हमारी श्री बस देखने में ही सिंपल है, बाकी है तो वो पूरी बवाल। श्री ने वैसे ही पलटकर जवाब दिया, मैं जो भी हूँ भाग्य मुझे अच्छे से जानते हैं। लड़की कहती है, यहाँ जो भी लड़की आती है सबका यही दावा होता है कि बॉस उन्हें अच्छे से जानते हैं, पर हमारी बॉस के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो फालतू लोगों से जान पहचान करें। अब श्री को गुस्सा आने लगा, कोई उससे फालतू कह रहा था। उसने उसी तरीके से उस लड़की से पूछा, अगर मैं फालतू हूँ तो तुम कौन हो? यहाँ पर सब अपना काम करते नजर आ रहे हैं, एक तुम ही हो जो फालतू की तरह घूम रही हो पाउटिंग। उस लड़की ने भी एटीट्यूड के साथ कहा,
मैं मिस्टर भाग्य की सेक्रेटरी हूँ शिल्पी। वो लड़का जिससे श्री ने भाग्य के केबिन का पता पूछा था वह आगे आता है और शिल्पी से कहता है, क्या कर रही हो सकता ये कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो। शिल्पी वैसे ही उस लड़के को देखकर कहती है, जय तुम्हें किसने बॉस का पीए बना दिया है? तुम्हें दिख नहीं रहा? ये लड़की छुपकर ऑफिस में आई है। जय, तुम कैसे जानती हो कि यह छुप कर ऑफिस में आई है? शिल्पी कहती है, आज क्लाइंट आने वाले हैं इसलिए रिसेप्शन एरिया में भीड़ है। ये लड़की बिना अपॉइंटमेंट और बिना किसी को बताए ऊपर फ्लो पर आ गई। जय श्री को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी मैडम लेकिन अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम आपको बॉस से मिलने नहीं दे सकते। श्री गुस्से में जय को देखती है और कहती है, अपने बॉस को जाकर कहो श्री आई है एंग्री। शिल्पी अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती है, अच्छा तो श्री जी हम आपका नाम बॉस को जाकर बताएंगे और वह अपने कैबिनेट से दौड़े चले आएंगे। क्यों तुम उनकी बीवी हो क्या? श्री एटीट्यूड से कहती है, हाँ मैं बीवी हूँ उनकी। अब जाओ जाकर कहो उनसे कि श्री उनसे मिलने आई है। शिल्पी एकदम श्री के सामने आकर खड़ी हो जाती है और, ओह माय गॉड, अगर तुम सर की बीवी हो तुम खुद क्यों नहीं बता देती हो उन्हें? नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास। श्री ने गुस्से में शिल्पी को घूरा और अपने बैग से फोन ढूंढने लगी। पर अचानक उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से अचानक ही निकला, ओ सीट फोन तो घर पर ही भूल आई। फ्लश्ड। शिल्पी ने भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, स्मर्क, ये बहाना काफी पुराना हो चुका है, आए दिन ही सुनने को मिल जाता है। शिल्पी ने श्री का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाने लगी। श्री ने उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। शिल्पी जबरदस्ती उसे लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। अचानक से श्री ने अपना हाथ झटक दिया। शिल्पी ने गुस्से में श्री की तरफ देखा तो श्री ने शिल्पी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सब लोग वहां पर खड़े होकर उनकी लड़ाई देख रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। श्री ने गुस्से में शिल्पी को देखते हुए कहा, एंग्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से बाहर निकालने की? शिल्पी भाग्य के ऑफिस की देखने वाली आइटम थी। ऑफिस के लड़के शिल्पी के आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे। यहाँ तक कि भाग्य के केबिन में भी कोई छोटा मोटा फाइल की हेराफेरी करने के लिए भी शिल्पी ही काम आती थी। इसीलिए शिल्पी खुद को ऑफिस में काफी एटीट्यूड के साथ रखती थी। श्री ने उसको सबके सामने थप्पड़ मारकर उसकी इज्जत 1 मिनट में मटिया-पलीत कर दी थी। शिल्पी ने गुस्से में श्री को देखा और वह श्री पर हाथ उठाने के लिए उसने अपना हाथ उठाया, पर तभी किसी ने शिल्पी का हाथ पकड़ लिया। सब लोगों की जान सूख गई थी। शिल्पी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, क्योंकि भाग्य शिल्पी को गुस्से में घूर रहा था। पाउटिंग, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। लो जी, ऑफिस में सबकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये लड़की तो सच में सर की बीवी निकली। अब शिल्पी की जान सूख गई। फ्लश्ड। शिल्पी मिमियाते हुए कहती है, सॉरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि यह सच में आपकी वाइफ है। मैडम का कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था। भाग्य, वह मेरी वाइफ है और इस कंपनी की मालकिन। उसे यहाँ आने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। शिल्पी ने घबराए आवाज में कहा, सॉरी सर। भाग्य ने श्री की तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। भाग्य ने जैसे ही श्री का हाथ पकड़ना चाहा, श्री ने अपना हाथ झटक दिया। एपिसोड 45 झंडू मतलब। श्री की इस तरीके से हाथ झटकने पर भाग्य को बहुत हैरानी होती है। भाग्य आश्चर्य से श्री को देखता है तो श्री गुस्से में घूमते हुए भाग्य से कहती है, पाउटिंग कैसा झंडू स्टाफ रखा हुआ है आपने? भाग्य फ्लश्ड। झंडू मतलब? श्री पाउटिंग मतलब ये कि आप देखते नहीं है क्या कि आपके ऑफिस में कौन क्या कर रहा है? और फिर शिल्पी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ये लड़की आपको कहाँ से ऑफिस स्टाफ नजर आ रही है? कपड़े देखे हैं इसके? अगर इतना ही ग्लैमर दिखाना है तो कॉर्पोरेट कंपनी में क्यों काम कर रही है? कहीं जाके हीरोइन बन जाए। और फिर श्री गुस्से में भाग्य को देखते हुए कहती है, पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी सेक्रेटरी रखने के लिए। पाउटिंग, जिसे किसी से बात करने की तमीज नहीं है वह आप काम क्या हैंडल करेगी?
भाग्य मुस्कुराते हुए श्री का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जय जय जी सर। भाग्य, शिल्पी मैडम को एचआर डिपार्टमेंट में ले जाओ और उनका अकाउंट क्लियर करवाओ। शिल्पी, नो सर प्लीज सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। शिल्पी श्री के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, मैडम प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। प्लीज सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं माफी मांगती हूँ अपनी गलती की। भाग्य जय को देखते हुए कहता है, सुना मैंने क्या कहा। जय अफसोस के साथ शिल्पी की तरफ देखता है और कहता है, चलिए मैडम। भाग्य श्री का हाथ पकड़ के उसे अपने कैबिनेट की तरफ ले जाता है। केबिन में ले जाते ही श्री कहती है, सुनिए पेंसिव फेस। भाग्य मुस्कुराते हो श्री को देखकर कहता है, कहिए स्माइल। श्री, उसे नौकरी से मत निकालिए, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल दिया। हो सकता है उसे सच में इस नौकरी की जरूरत हो, और वैसे भी वह तो बस अपना काम कर रही थी। ऐसे ही हर किसी को आपसे मिलने थोड़ी ना दिया जा सकता है। तो वह भी मुझे रोक रही थी। उसे माफ कर देते हैं, उसने जानबूझकर नहीं किया। अचानक से भाग्य की हंसी की आवाज आने लगती है और भाग्य अपना फोन निकालते हुए कहता है, मैं जानता था ये होने वाला है। भाग्य फोन से जय को फोन करता है और कहता है, शिल्पी की फैमिली पुणे रहती है ना, शिल्पी का ट्रांसफर पुणे वाले ब्रांच में कर दो। श्री भाग्य को देखती है तो भाग्य श्री को अपने चेयर पर बैठाते हुए रहता है, तुमसे ज्यादा तो मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमसे किसी और का दुख देखा नहीं जाता, भले ही गलती सामने वाले की ही क्यों ना हो। खैर यह सब छोड़ो, ये बताओ ऑफिस क्यों आई हो। श्री ने बैग साइड टेबल पर रखते हुए कहा, आप सुबह बिना नाश्ता किया गए थे, तो मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। भाग्य टेबल पर बैठता है और अपने दोनों हाथ शेयर की हैंडल पर रखकर श्री के ऊपर झुकते हुए कहता है, तुम्हें चिंता हो रही थी मेरे ना खाने की वजह से। श्री ने अपना सर झुकाए हुए हाँ में सर हिलाया, पेंसिव फेस। भाग्य ने वैसे ही मैग्नेटिक वॉइस में कहा, तुम्हें पता है ना मैं किस बात पर नाराज था तुमसे। श्री ने वैसे ही सर झुकाए हुए कहा, सॉरी गलती हो गई, पेंसिव फेस। भाग्य ने श्री की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। जब एक बार तुमसे कह दिया कि तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर इन फालतू सवालों को अपने मन में क्यों लाती हो। खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान करती हो। श्री ने वैसे ही सर झुका कर कहा, अब से मैं आपसे ऐसा कोई भी फालतू सवाल नहीं करूंगी, अब गुस्सा छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। भाग्य टेबल से उठता है और वॉशरूम जाकर हैंड वॉश करते हुए कहता है, तुमने खाया। श्री सोफे पर बैठती है और प्लेट निकालते हुए कहती है, पहले आप खाइए, मैं तो घर जाकर भी खा लूंगी। भाग्य श्री के साथ सोफे पर बैठता है और खाने की प्लेट से पहला निवाला तोड़कर श्री के सामने करता है। श्री हैरानी से भाग्य को देखती है और कहती है, आप खा लीजिए। भाग्य ने कहा, अभी अभी तुमने कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करोगी जिससे मुझे नाराजगी हो। श्री ने भी मुस्कुराकर अपना मुंह खोल दिया। भाग्य ने प्यार से श्री को खिलाया। भाग्य सोफे पर सीधा होकर बैठ जाए तो श्री ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, आप खा क्यों नहीं रहे हैं। भाग्य ने कहा, कोई है ही नहीं खिलाने वाला। श्री अच्छे से भाग्य के मन की बात समझ गई और उसने प्लेट अपने हाथ में लिया और भाग्य को खिलाने लगी। स्माइल स्माइल। दोनों के बीच इस मूवमेंट में सिर्फ प्यार झलक रहा था। खाना खत्म होने के बाद श्री अपना सामान समेटती है और भाग्य से कहती है, अच्छा अब आप काम कीजिए, मैं घर जा रही हूँ। भाग्य श्री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जब आ ही गई हो तो एक इम्पोर्टेंट काम करती जाओ। श्री हैरानी से भाग्य की तरफ देखती है तो भाग्य श्री को लेकर बाहर आता है। बाहर भाग्य का स्टाफ बैठा हुआ था। भाग्य इन सब के बीच में आकर कहता है, अटेंशन एवरीवन। भाग्य की इस आवाज पर सब चौंकाने हो जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। सबका ध्यान इस समय श्री और भाग्य के ऊपर था। भाग्य श्री की तरफ हाथ करते हुए कहता है, मीट माय वाइफ। मैसेज श्री जयदेव। सारे स्टाफ में से एक साथ आवाज आती है, हेलो मैडम। श्री भी मुस्कुराकर सबको देखती है और अपना सर हाँ मिलाती है। भाग्य मुस्कुराते हुए कहता है,
यहाँ पर बहुतों को मेरी शादी की न्यूज़ मिल चुकी होगी और ऑफिस गॉसिप में यह बात जरूर शामिल होगी कि हमारा बॉस इतना कंजूस है। शादी कर ली लेकिन एक पार्टी तक नहीं दी। डोंट वरी, मैं आप सबकी शिकायतें दूर कर देता हूँ। कल मेरी और श्री की वेडिंग रिसेप्शन है और आप सब उसमें इनवाइटेड हैं। इतना सुनते ही पूरे ऑफिस में जोरदार तालियों की आवाज आने लगी। श्री मुस्कुरा के सबको देख रही थी और भाग्य मुस्कुरा की श्री को देख रहा था, स्माइल स्माइल। तारांकन। दूसरी तरफ राहुल के घर पर राहुल अपनी गाड़ी पार्क करता है और घर के अंदर जाता है, पर हॉल में उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। विनीता सिंपल से सूट सलवार में और बिना किसी मेकअप श्रृंगार के वहां बैठी थी। राहुल ने जब भी विनीता को देखा था हमेशा साड़ी में रहती थी, भले ही कितने झगड़े और मनमुटाव क्यों ना हो दोनों के बीच, लेकिन विनीता सिंदूर और मंगलसूत्र कभी नहीं भूलती थी। पर आज विनीता को एक लड़की के रूप में देखकर राहुल को अच्छा नहीं लगा। पेंसिव फेस। राहुल को आता देख विनीता सोफे से खड़ी होती है और कहती है, मैं कुछ जरूरी सामान लेने आई थी, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राहुल, तुम्हें जो चाहिए था ले जाती, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है। विनीता स्मक। पहले की बात और थी, पर अब हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं तुम्हारे घर से बिना तुम्हारी इजाजत के कोई भी सामान ले जाऊं। विनीता की यह शब्द राहुल के सीने में खंजर का काम कर रहे थे। विनीता कमरे की तरफ जाती है। 5 मिनट बाद वह बाहर आती है तो उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। विनीता को डॉक्यूमेंट आगे करते हुए कहती हैं, लेकिन देख लो, तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है, मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है। राहुल एक अफसोस के साथ कहता है, प्लीज विनीता, हम दोनों के बीच हालात इतने भी नहीं बड़े हैं कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ, ना तो मैंने तुमसे पहले भी कोई सवाल नहीं किया था और अब भी नहीं करूँगा। विनीता उन डॉक्यूमेंट को अपने बैग में रखती है और दरवाजे की तरफ चली जाती है। अचानक दरवाजे पर रुकते हुए विनीता पलटकर कभी को देखती है और कहती है, तुम डाइवोर्स फाइल कब कर रहे हो राहुल?